मुझे एक धीमी रोशनी वाले कमरे में होश आया। मेरा सिर बुरी तरह से फट रहा था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मुझे चादर के नीचे पट्टियां महसूस हुई। क्या हो रहा था? अचानक एक साइंटिस्ट के लिबास में गंदा सा बूढ़ा मेरी तरफ दौड़ा। पागलों जैसी नजर से बूढ़े ने कहा कि अब एक्सपेरिमेंट शुरू करना पॉसिबल है, और जल्दी में कमरे से निकल गया। मैं ठंडी पड़ गई। मैंने अपनी पूरी पावर से अपना हाथ ऊपर किया और पट्टियां चरमराने लगी। मैंने फिर हाथ हिलाया और पट्टा टूट गया। वाह, मैं कितनी मजबूत हूँ। इस जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। मैं सिर्फ एक चादर में हॉल की तरफ भागी। क्रीपी साइंटिफिक डिवाइसेस हर जगह लटकी हुई थी। वे यहाँ क्या कर रहा था? मैंने पहले ही एग्जिट देख लिया था, लेकिन अचानक मैंने आईने में देखा कि चादर मुझ पर से हट गई थी। मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने करीब कदम रखा, चादर को फर्श पर गिरा दिया और हैरान थी। मैं किसी तरह का रोबो मॉन्स्टर लग रही थी। मेरे शरीर का 85% हिस्सा लोहे और तारों से जुड़े भागों से बना था, लेकिन मेरे पास एक मानव सिर था। लेकिन फिर मैंने अपने पीछे साइंटिस्ट की आवाज सुनी। तुम कहाँ जा रही हो? घबराहट ने मुझे जकड़ लिया और मैं जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दरवाजे की तरफ दौड़ी। बूढ़ा मेरे पीछे भागा। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पकड़ने वाला है। मायूसी से बाहर मैंने अपने कंधे से दरवाजे को मारा और ये क्रैश के साथ उड़ गया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ भागना है, क्योंकि मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं रहती कहाँ हूँ। आते जाते लोग मेरे पीछे चिल्लाए कि मैं एक सनकी थी। मैं एक पार्किंग में भागी, कारों के बीच छिप गई और चारों ओर देखा। कोई पीछे नहीं था। इस क्रीपी साइंटिस्ट के मुझे पकड़ने के विचार ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं शाम तक पार्किंग में बैठी रही और बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कारों को देखा और महसूस किया कि आखिरी चीज जो मुझे याद आई वह एक एक्सीडेंट था, और मैं शादी की ड्रेस में थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तब भी रॉबर्ट थी। मेरी यादें बहुत बिखरी हुई थी, लेकिन अगर मेरी शादी होती तो एक दूल्हा होता। कुछ तो है। मुझे उसे किसी तरह ढूंढना था। सिर्फ वही मुझे याद दिलाने में मदद कर सकता था कि मैं सच में कौन थी। रात हो गई थी और मैं शांत जगह खोजने के लिए अपने छिपने की जगह से बाहर निकली। अचानक मेरे सीने पर एक लाल बत्ती चमकी। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही मेरी नजर धुंधली पड़ने लगी। शायद अपने फोन की तरह मेरा चार्ज खत्म हो रहा था। मुझे खुद को चार्ज करने की कोशिश करने की जरूरत थी। ओह मैन, भी एक इलेक्ट्रॉनिक कार बिना शोर किए मेरे पास से गुजरी। मैं मुश्किल से कूदने वाली थी पर रुक गई। ये भी तो किसी तरह चार्ज की गई होगी। मुझे जल्द एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोजना था। अपनी आखिरी पावर के साथ मैं सड़क पर चल पड़ी। मुझे लगा कि मैं पास आउट होने जा रही हूँ। तब मैंने दूर एक स्टेशन की लाइट्स देखी। काश उनके पास इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग पॉइंट होते। मैं चुपचाप स्टेशन तक गई, चारों ओर देखा और देखा कि कोई तार नहीं है, केवल पेट्रोल के साथ रबर का पाइप है। मैं निराश थी, लेकिन अचानक कोने में मुझे एक तार वाली जगह दिखाई दी। कैश रजिस्टर के पीछे नौकर सो रहा था। मैं रेंग कर तार के पास गई, उसे बाहर निकाला और अपनी छाती के सॉकेट में लगा दिया, और वाह, ये फिट हो गया। रोशनी ने झपकना बंद कर दिया और मुझे लगा कि मेरी पावर लौट रही है। लेकिन तभी एक कार स्टेशन पर आ गई और उसने अपनी हेडलाइट मुझ पर चमका दी। डैम इट, मैंने हर तरफ देखा। स्टेशन का नौकर जाग गया और उसने मुझे पहले ही देख लिया। मैं चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। मैंने उड़ान भरी और कुछ ही सेकंड में पहले से ही बहुत दूर आ गई थी। मुझे यकीन हो गया कि कोई मेरे पीछे नहीं है, तो मैं रुक गई और बेंच पर बैठ गई। अब क्या मुझे जीवन भर स्टेशनों से बिजली चोरी करनी पड़ेगी? अपनी निराशा में मैंने एक आदमी को अपने पास आते हुए नहीं देखा। मैं भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे शब्दों से जांचना शुरू किया। वाह, क्या ड्रेस है! वह किस बारे में बात कर रहा था? अचानक उस आदमी ने मुझसे मेरे टिकटॉक का लिंक मांगा। टिकटॉक क्या है? वह आदमी हंसा और मुझे ऐप और 2 फेवरेट अकाउंट दिखाए, मरमेड्स और फायर गर्ल, फेमस सुपर हीरोइन, और उसने डिसाइड किया कि मैं भी वही हूँ। मैंने मना कर दिया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि मैं शर्मीली हूँ और फिर भी मेरे साथ एक तस्वीर ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे कोई पसंद करेगा, क्योंकि सड़क पर लोगों के झुंड ने मुझे मॉन्स्टर कहा था। जब वह चला गया तो मैंने सोचा कि उसने क्या कहा है। यदि ये मरमेड सफल हो सकती है तो मैं भी फेमस हो सकती हूँ, और फिर मेरे अतीत का दूल्हा मुझे देखेगा और मुझे ढूंढ लेगा। एक यही तरीका था जिससे मैं ये पता लगा सकती थी कि मैं सच में कौन थी, लेकिन मुझे फोन के लिए पैसे चाहिए थे। अगले दिन मैं पार्क गई। मैंने पैसों के लिए बच्चों के साथ तस्वीर लेने का फैसला किया। वह आदमी मेरे साथ तस्वीर लेना चाहता था। पहले तो किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया और मुझे लगा कि ये एक स्टूपिड आइडिया है, लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए एक पूरी कतार लग गई। ये पता चला लोग रोबोट से प्यार करते हैं, लेकिन कई बच्चों ने मुझे ट्रांसफॉर्मर कहा। मैंने ध्यान न देने की कोशिश की और दिन के अंत तक मेरे पास स्मार्टफोन के लिए काफी पैसे हो गए थे। अगले दिन मैंने टिकटॉक में रजिस्टर किया और अपने जीवन के बारे में कुछ वीडियो बनाए। जब मैंने उन्हें अपलोड किया तो मैं बहुत दुखी थी, पर बेकार।
हर दिन 500 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। कुछ हफ्ते बाद मैं पहले से ही सबसे फेमस ब्लॉगर्स में से एक थी और एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के भी योग्य थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा। लोगों ने हजारों कमेंट्स लिखे, लेकिन पिछले जन्म से कोई भी प्रकट नहीं होता। और मैं ये जानना चाहती थी, क्या मैं एक रॉबोट थी या सच में एक इंसान थी। फिर ये भी पता नहीं था कि मैं कौन थी, लेकिन हर हालत में मुझे मेरी भावनाएं पता थी। लेकिन फैंस को केवल इस बात में दिलचस्पी थी कि मैं कैसे चार्ज करती हूँ और क्या मैं पानी को छू सकती हूँ। एक बार जोकर निकनेम वाले एक फॉलोवर ने पूछा कि मेरा मूड कैसा है। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि सभी को लगता था कि रॉबर्ट 85% तक मूड में नहीं होते। जोकर ने लगभग तुरंत ही मिलने की पेशकश की और मैं मान गई। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं एक आम इंसान हूँ। अगले ही दिन मैं कैफे में उसका इंतजार कर रही थी और फिर एक आदमी मेरी टेबल पर बैठ गया और अपना परिचय जोकर के रूप में दिया। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और मैं डर गई। वह तुरंत मेरे पास पहुंचा और दोहराने लगा, मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हेल, ही वॉज अ साइकोपैथ। मैंने मन ही मन कहा, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, और मैं जितनी तेजी से दौड़ सकती थी दौड़ी। जोकर ने मुझे सभी सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, लेकिन मैंने उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। बस अब फैंस के साथ आमने सामने की मुलाकात नहीं होगी। मैं टिकटॉक का इस्तेमाल करती रही, इस उम्मीद में कि मेरे अतीत का कोई मुझे नोटिस करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं ऑटोग्राफ सेशन से घर लौट रही थी और अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक गहरी छाया थी। मैंने स्पीड पकड़ ली, लेकिन कोई मेरे पीछे चिल्ला रहा था, हमें बात करने की जरूरत है। ओह नो, ये जोकर है, क्रेजी फैन। मैं जल्दी से घर की ओर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। क्या वह मेरा पीछा कर रहा था? जोकर खिड़कियों के नीचे कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। कंपते हाथों से मैंने पुलिस को फोन किया और 1 घंटे बाद कुछ बड़े लोग आए और जोकर को खींचकर ले गए। मैंने राहत की सांस ली और सोने की कोशिश की। ये पहले से ही खतरनाक था। मुझे टिकटॉक को हटाना था और अपने अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगाने का दूसरा तरीका खोजना था। अगले दिन मैं एक फैन मीटिंग में गई। वहाँ मैंने ये कहने का फैसला किया कि मेरा टिकटॉक बहुत हो गया और सीधे अपने फैन से मदद मांग लेती हूँ। जब सब इकट्ठा हुए तो मैंने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, मुझे अपने अतीत में सच में कुछ नहीं याद है। मुझे नहीं पता कि मैं सच में एक रॉबोट हूँ या इंसान हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अचानक ऑडियंस ठहाके मारकर हंसने लगी। हर तरफ से ये सुनने को मिला कि ये प्रमोशन करती है। मैंने अपनी लाइफ में इतना आहत महसूस नहीं किया था। निराशा में मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकलने के लिए दौड़ी। किसी भी फैन ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। What a fool I was। जब मैंने पिछला दरवाजा खोला तो मैं किसी से टकरा गई। मैंने माफी मांगनी शुरू की, लेकिन फिर मैं हैरान रह गई। ये साइंटिस्ट था। वह 1 महीने से पहले से भी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। मैं पीछे हट गई, लेकिन उसने अपनी जेब से रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। क्या हो रहा था? मैं हिल भी नहीं सकती थी। साइंटिस्ट ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जमीन पर घसीटने लगा। मेरी मदद करो, लेकिन मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। मैं खत्म थी। साइंटिस्ट ने मुझे अपनी कार में बिठाया और ये कहते हुए कि एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुए हैं, लगाम पीछे खींच ली। आखिरी चीज जो मैंने देखी वह थी क्लब के बाहर कार में बैठा कंफ्यूज जोकर। उसी समय मेरे सीने पर लाल बत्ती फिर से चमक उठी और मैं बेहोश हो गई। मुझे उसी कमरे में होश आई। साइंटिस्ट ने धीरे से कहा कि वह मेरे बिहेवियर से निराश है। उसने कहा, मुझे उम्मीद है अगला मॉडल अधिक मिलनसार होगा। साइंटिस्ट ने एक आरी निकाली और मेरे पैर पर रख दी। बस थोड़ा सा और वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्लीज नहीं। लेकिन अचानक मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। दरवाजा खुला और जोकर कमरे में आ गया। उसके पीछे मेरे फैंस की भीड़ उमड़ रही थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फैंस ने साइंटिस्ट को फर्श पर फेंक दिया और उसे बांध दिया, और जोकर ने उसकी जेब से रिमोट निकाला और मेरी बॉडी को ऑन कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, वह ऐसा क्यों करेगा? वह मेरा क्रेजी फैन था। लेकिन जोकर ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती जेन? मैं हैरान हो गई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जोकर मुस्कुराया और कहा कि उसका नाम काइल था। वह मेरा दूल्हा था और मेरी शादी के दिन मेरा किडनैप कर लिया गया था। इन शब्दों से मेरा गला सूख गया था। तो क्या मैं अब तक उसे ही ढूंढ रही थी? काइल ने मुझे बताया कि हम बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। काइल बच गया खरोचों के साथ, और फिर वो बात करते करते रुक गया। मेरे साथ क्या हुआ था? काइल हिचकिचाया और कहा कि तुम ठीक एक्सीडेंट के दौरान ही मर गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर कैसे? मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिंदा हूँ। काइल ने कहा कि अंतिम संस्कार से पहले मेरी बॉडी चोरी हो गई थी और उसने मुझे खोजने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। उसे अब विश्वास नहीं था कि वह सफल होगा,
लेकिन अचानक उसने एक रॉबर्ट का इंटरव्यू देखा जिसमें मेरा चेहरा था। उसने सोचा कि वह इसकी कल्पना कर रहा है, लेकिन उसने मुझे टिकटॉक पर पाया और दंग रह गया। मैं जिंदा थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और अचानक मैंने अपने प्यारे कायल को जोकर के बदसूरत चेहरे में देखा, जिसे मैंने जीवन भर बहुत प्यार किया था। ओ कायल, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। कुछ महीने बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी की चर्चा पूरे देश में हुई थी। उसके बाद दोगुने लोगों ने मुझे फॉलो किया, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए एक इंसान का होना काफी था, जिसने मुझे टिकटॉक पर एक सनकी के रूप में नहीं बल्कि एक आम लड़की के रूप में देखा, जिसमें भावनाएं भी थी। मैंने कायल को देखा और उसके चेहरे के निशानों को देखे बिना मुझे वो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी दिखाई दिया। आखिरकार प्यार और दया ही तो है जो हमें सच में सुंदर बनाती हैं। हाय, मेरा नाम सैली है और मैं 16 साल की हूँ। क्या तुम्हारे माँ बाप को कभी बहुत दुख हुआ है? तुम्हें नहीं पता है ना? हम लोगों को अपने माँ बाप का दुख पता नहीं चलता, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि वो कुछ भी सह सकते हैं, है ना? पर ऐसा सही नहीं है। और सच बताऊं, अगर मेरी माँ की तकलीफें ना होती तो मेरी जिंदगी काफी आसान होती। ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कैसे और क्यों मेरी माँ ने मेरी जान लेने की कोशिश करी। मेरी माँ और मेरे सौतेले पिता थोड़े साल पहले अलग हो गए थे। पहले तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि वो दोनों सारा समय लड़ते रहते थे और बिल्कुल खुश नहीं रहते थे। वो बुरे नहीं थे, पर वो दोनों बेवकूफों की तरह बिहेव करते थे और एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते थे। मुझे लगा था अलग होने से दोनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। थोड़ी सी हुई भी, पर मेरी माँ की नहीं। उनसे अलग होने के बाद मेरी माँ की हालत खराब हो गई। वो सारा समय रोती रहती थी, कभी कभी शराब पीती थी और बिस्तर से निकल ही नहीं पाती थी। मुझे उनके लिए बहुत घबराहट होती थी और मुझे नहीं समझ आता था मुझे क्या करना या क्या कहना चाहिए। मुझे भी कई तकलीफें आती थी। नहीं, मुझे किसी इंसान ने कुछ नहीं कहा था, पर मेरे शरीर में कुछ बदलाव आने लगे थे और मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे भयानक पिंपल्स होने लगे। मैं जल्द ही मोटी होने लगी और खुद भी निराश रहने लगी। इस सब का एक वजह थी। वजह सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, पर ये भी कि मेरे सारे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स थे। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते थे और जानते थे वो अपने भविष्य में क्या करेंगे। तुम अपने आप को ऐसी हालत में संभाल पाते? मुझमें इतनी ही हिम्मत बाकी थी कि बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं, अपनी माँ को खाना दे दूं और हमारी बिल्ली को, और थोड़ा टीवी देखकर सो जाऊं। बस यही है, और इसी वजह से मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फिर एक दिन चीजें और खराब हो गई। मेरी दोस्त मिलेना का एक्सीडेंट हुआ था और उसने रोते हुए मुझे फोन किया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे एक बहुत डरावनी कहानी बताई। उसकी एक आंटी थी जिनको बच्चा पैदा करने के बाद डिप्रेशन हो गई थी। उन्होंने मिलेना की कजन का गला ऑलमोस्ट घोट दिया था। मैं मिलेना से पूछने लगी कि हुआ क्या है। मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा था। मेरी माँ की ही तरह मिलेना की आंटी भी डिवोर्स से गुजर रही थी और उनके हाथ में छोटा सा बच्चा था। वो काफी दुखी होती थी और कभी एकदम से हंसने लगती थी और उन्हें लगा कि वो अपनी बेटी के बिना बेहतर रह पाएंगी, इसलिए उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी। मुझे ये कहानी खुद से मिलती जुलती लगी। बस मेरी माँ मेरा दरवाजा नहीं देखती थी रात को। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। अगली रात मैं सोते हुए उठी और पानी पीने के लिए किचन में गई। मैंने अपनी माँ को मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखा, एक तकिया पकड़े हुए। तुम जानते भी नहीं मैं कितना घबरा गई थी। मैंने उनसे पूछा कि माँ, तुम क्या कर रही हो? जाके सो जाओ ना। वो वहीं खड़ी रही। मुझे एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें उनके कमरे तक छोड़ के आना पड़ा। मैं बहुत डर गई थी। अगर उन्होंने भी कोई अजीब सी हरकत करने की कोशिश करी तो, मतलब अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी तो? क्या तुम्हारे परिवार वालों ने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, पर अब मुझे ये डर लगता था। एक दिन हम बैठकर खाना खा रहे थे और मेरी माँ ने अचानक से कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम कैसे दफन होना चाहोगी। और एक बार वो खाना बना रही थी और अचानक से रुक गई और मेरी तरफ चाकू लेकर आने लगी, पर फिर सीधा घर से बाहर चली गई। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं तो जानना भी नहीं चाहती कि वो क्या सोच रही थी। और फिर एक दिन मैं स्कूल से थोड़ा लेट घर पहुंची तो घर पर वाईफाई नहीं था। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने मुझसे मेरा फोन मांग लिया। मैं थोड़ा हिचकिचाई, पर मैंने उन्हें दे दिया। फिर वो उसे लेकर अपने कमरे में चली गई सोने। अगर वो मुझे मारने की कोशिश करती तो अब मैं किसी को फोन नहीं कर सकती थी। तुम समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है?
मेरी तो हालत ही खराब होने लगी थी। आखिर मेरी माँ सोच क्या रही थी? मैंने उनसे अपना फोन तो ले लिया, पर उसके बाद मैं उनकी तरफ ना देख पाई और चिंता करना भी बंद नहीं कर पाई। मुझे डर था कि मेरी माँ मुझे कुछ नुकसान न पहुंचाए। कहीं मेरी माँ को ये तो नहीं लगता था कि उनके और उनके पति के अलग होने का कारण मैं हूँ। शुक्र है जब मेरी माँ ने थेरेपिस्ट के पास जाने का फैसला किया। मैं बहुत खुश थी और मैंने तो कहा मैं आपके साथ चलती हूँ, पर वहां मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा ये फैमिली कंसल्टेशन नहीं है और सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है। फिर मैं चुपके से बाथरूम के अंदर चली गई। मैं वहां की खिड़की के ऊपर चढ़कर देखने लगी कि क्या बात चल रही है। फिर अचानक से मेरी माँ बड़ी खुशी से चिल्लाने लगी कि हाँ, मैं उसे जान से मारने को तैयार हूँ। कमाल है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। घर जाते समय मैं अपनी माँ की तरफ देख ही नहीं पाई। वो रो रही थी और मुझ पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। मुझे उनके लिए बुरा लगता था, पर अब मुझे अपने लिए ज्यादा डर लगता था। मेरी माँ अजीब सी हो चुकी थी, बिल्कुल बेकाबू। आखिर डॉक्टर ने उन्हें क्यों जाने दिया? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम डरते ना? कमेंट्स में जरूर बताना। जब मैं घर पहुंची तो मैंने सारे चाकू और कैंचियां छुपा दी। यहाँ तक कि मैंने अपने स्कार्फ्स, बेल्ट्स, सब चीजें जिससे गला घोटा जा सकता है छुपा दिए गराज में। बस तकियों का कुछ नहीं समझ आ रहा था। कई साल पहले मेरी माँ ने मुझे एक नर्स के बारे में बताया था जो बूढ़े लोगों का ध्यान रखती थी और उन्हें तकिए से मार देती थी। मैं प्रार्थना करने लगी कि मेरी माँ के दिमाग में वो आइडिया ना आया हो। बस मुझे सावधान रहना था और मैं सब कुछ संभाल लेती, है ना? मेरी माँ रात को टाइम पर सोती नहीं थी। मैं चुपकर से किचन में गई और उनकी दवाइयाँ गिनने लगी। और आज उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं सोएंगी। आखिर क्यों? मैं बाहर गई और मैंने उनको देखा। वो चाय बना रही थी, 2 कप चाय। उन्होंने एक कप में कुछ भी नहीं डाला और एक मग में एक छोटी सी बोतल में से कुछ डाला। मैं किचन के अंदर गई और मैंने उनसे पूछा सब ठीक है ना? तो उन्होंने कहा उन्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, पर कमरे में जाते हैं। वो मान गए और हम चाय लेकर कमरे में आ गए। मेरी माँ थोड़ा हिचकिचाई, फिर मुझसे पूछने लगी मैंने चाय क्यों नहीं पी। मुझे एहसास हो गया कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ करो, मैं 1 सेकंड में आई। ज्यादा बहाना अच्छा नहीं था, पर मैं वहां से भाग गई और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। हाँ, अब वो कहीं नहीं भाग सकती। मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस वाले जल्द ही पहुंच गए। मैं उन्हें अपने कमरे तक लेकर गई। मैंने दरवाजे का ताला खोला और चिल्ला पड़ी। मेरी माँ ने खुद को बैग के स्ट्रैप से लटका लिया था। उन्होंने मेरी माँ को जल्दी उतारा, एम्बुलेंस बुलाई और मेरे हाथों में खिलौना दिया और कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चीखने लगी कि मुझे अपनी माँ के पास ही रहना है, पर उन्होंने कहा कि सब ठीक होगा और मेरे रिश्तेदारों को बुला लिया। मैं मान गई, पर फिर चुपके से घर से मौका देखकर निकल गई और सबसे पास वाले हॉस्पिटल में चली गई। मेरी माँ वही थी, पर उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा उनकी हालत ठीक नहीं है और उन्होंने फिर से किसी रिश्तेदार को बुला लिया। हे भगवान, वो तो रिश्तेदारों के पीछे ही पड़ गए थे। मैंने नाटक किया कि मैं फिर से मान गई और बाहर की तरफ चलने लगी। मैं पहली मंजिल की खिड़कियों की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से मैं इतनी लकी थी और मुझे वो दिख गई। अब बस मुझे आधी रात होने का इंतजार करना था कि डॉक्टर उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। मैंने सुना कि अगले सुबह मेरी माँ को वो घर भेज देंगे, पर उन्हें पुलिस से मिलना पड़ेगा। और क्या वो मेरी माँ को मुझसे दूर कर देंगे? हाँ, मैं जानती हूँ वो मुझे मारना चाहती है, पर फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी माँ के कमरे की खिड़की पर 2 बार जोर से खटखटाया। उन्होंने खोला। मैं अंदर गई और उनसे पूछा कि वो कैसी हैं। अचानक से मेरी माँ रोने लग गई और मुझसे माफी मांगने लगी। क्या वो मान रही थी कि वो मुझे मारना चाहती है? नहीं, मुझे पता चला कि वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो बस मरको की नई औरत से बहुत गुस्से में थी। मरको मेरे सौतेले पिता का नाम था और कभी कभी यूं ही सोचते सोचते उसे मारने का ख्याल आ जाता था। पर मेरी माँ मुझे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनकी डिप्रेशन खराब हो रही थी और उन्हें खुद मरने का मन करता था और डॉक्टर से उन्होंने यही बात करी थी। उन्हें और दवाइयाँ दी गई थी, पर उन्हें लगा था कि वो अब एक अच्छी माँ नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बात करने का फैसला किया। और उस दिन चाय में उन्होंने अपनी नींद की दवाई डाली थी, मेरी में नहीं। मैं कितनी बेवकूफ थी। हम बैठे रहे और रोते रहे। अभी सुबह अथॉरिटीज आए
और वो तैयार थे मुझे मेरे परिवार से दूर करने के लिए। मुझे कुछ समय के लिए अपने अंकल के साथ रहना पड़ा, पर सबने मेरी माँ का साथ दिया। मैं, मेरे अंकल, उनकी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ तक कि मर्को और उसकी नई बीवी ने भी। और अंत में मैं अपनी माँ के पास वापस चली गई। उन्हें जाने ही देना पड़ा। फिर हमने कुछ फैमिली कंसल्टेशंस भी करी। महीने में एक बार एक इंस्पेक्टर आता था, बस यही शर्त थी। धीरे धीरे मेरी माँ और बातें करने लगी, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा कम कंप्लेन करने लगी। मैंने भी उनके साथ अपनी तकलीफें शेयर करनी शुरू करी, मेरे पिंपल्स, दोस्त, सब कुछ। हम एक दूसरे की तकलीफें सुलझा तो नहीं पाते थे, पर एक दूसरे का साथ देते थे। अपने माँ बाप की बात सुना करो, क्या पता उन्हें भी कोई परेशानी हो। हाय, मेरा नाम सैरा है और मैं 20 साल की हूँ। क्या तुमने कभी जिंदा शेलफिश या कीड़े खाए हैं? तुम्हें कैसा महसूस होगा अगर इन्हीं में से कोई एक चीज तुम्हें अंदर से खा रही हो और तुम ये बात जानते हो? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है, सिर्फ मैं फेमस होना चाहती थी और पैसे कमाना चाहती थी। तो उस चक्कर में मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी जान भी जा सकती थी। 18 साल की उम्र में मैं और मेरी बहन न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए कॉलेज जाने के लिए। हम पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में रहते थे, तो वहाँ फ्यूचर के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं था। सब यही सोचते थे कि अपने माँ बाप के साथ फार्म में मदद करेंगे और बड़े होकर ज़मीन का हिस्सा ले लेंगे। तो बाहर जाने का ख्याल यूं ही आ गया। हम दोनों अलग अलग कॉलेज में गए। मेरी बहन लिटरेचर पढ़ना चाहती थी, तो उसने जर्नलिज्म करने का फैसला किया। मुझे नेचुरल साइंस में ज्यादा दिलचस्पी थी, तो मैंने मेडिसिन चुनी। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, बड़े शहर में रहने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है, तो हम दोनों ने नौकरी लगा ली। मैं एक फैशन बुटीक में सेल्स असिस्टेंट बन गई और मेरी बहन एक क्लब पर बारटेंडर। हम पढ़ाई करते थे, काम करते थे, मस्ती भी करते थे और एक दूसरे से हर चीज शेयर करते थे। हमें अपनी नई जिंदगी अच्छी लग रही थी। 2 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। एक नए शहर में जाकर क्या मुश्किलें आती हैं, घर खो देना, बहुत सारा काम, और अगर वो काम ही चला जाए तो। एक दिन जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा मेरी बहन जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, पर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि ये सीरियस है। मैं उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उठ ही नहीं रही थी और उसका शरीर बहुत गर्म हो चुका था। मैं बहुत घबरा गई, तो मैंने एक एम्बुलेंस को फोन किया और वो उसे हॉस्पिटल ले गए। वहां उन्होंने कहा कि मेरी बहन को बहुत ही सीरियस निमोनिया हुआ है और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, जो दवाइयों की जरूरत थी उससे वो बहुत महंगी थी और मेरे पास उस तरह के पैसे नहीं थे। मैं अपने माँ बाप को चिंतित नहीं करना चाहती थी और हमारा परिवार इतना अमीर नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी बहन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और पैसे कहीं से नहीं आ पा रहे थे। सेल्स असिस्टेंट की नौकरी के साथ तो मेरे पास रेंट देने तक के पैसे मुश्किल से आते थे। इतनी बड़ी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं आ पाते। कोई तरीका नहीं था, पर मुझे इस परेशानी का हल निकालना था, तो मैंने एक दूसरी नौकरी ढूंढने का फैसला किया और अगर जरूरत पड़े तो तीसरी भी। मैं कहाँ से पैसे जल्दी से कमा सकती थी, मैं सोचने लगी। यूं ही मैं इंटरनेट पर जॉब ढूंढने लगी और मुझे एक मॉडल की जॉब मिली। वो काफी पैसे दे रहे थे, बस मुझे कॉन्टेस्ट पास करना था। मुझे इस बात पर थोड़ा शक भी हुआ। कौन सी ऐड कहती है जल्द से जल्द एक दिन में $1000 कमाओ, पर मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मुझे बस अपनी बहन के लिए पैसे जमा करने थे। अपने किसी करीबी इंसान को बचाने के लिए तुम किस हद तक जाने को तैयार हो? मैं तो कुछ भी कर सकती थी। मैंने कॉन्टेस्ट आसानी से पास कर लिया। स्कूल में भी मुझे सब लोग खूबसूरत माना करते थे। कुछ कामयाब फैशन शोज के बाद मुझे पैसे मिल गए अपनी बहन के इलाज करने के लिए और वो बेहतर हो गई। मैं मॉडलिंग छोड़ना नहीं चाहती थी। अब मुझे और फैशन शोज पर बुलाया जाने लगा। अलग अलग ब्रांड्स मुझे अपनी एड्स में लेना चाहते थे और मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े होते गए। पैसे और पॉपुलैरिटी मेरे सर पर चढ़ने लगे। मैं जानती नहीं कब क्या हुआ, पर मैं बदल गई। मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। एक दिन मुझे कॉल आई कॉलेज से कि अगर मैं क्लासेस मिस करती रही तो मुझे निकाल दिया जाएगा। बदले में मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। मुझे बहुत से फैशन शोज पर बुलाया जाता था और बहुत पैसे दिए जाते थे। सब मेरी खूबसूरती के दीवाने थे। हर लड़की यही चाहती है ना। मैं एक बड़ी शहर में आकर रहने लगी
और सब मेरे दीवाने हो गए। मुझे उस समय ऐसा ही लगता था, पर मेरी खुशी ज्यादा समय तक नहीं चली। एक दिन मैं एक शो पर गई और मैंने देखा कि एक मॉडल मेरे कपड़े पहनकर खड़ी थी। मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, तो मुझे बताया गया कि वो मेरी जगह अब परफॉर्म करने वाली है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ज्यादा पसंद थी उन्हें और उसका वजन सिर्फ 40 किलो था और मेरे लिए थोड़े बहुत ही परफॉर्मेंस बचे थे और मेरा करियर खत्म होने वाला था। तो उन्हें किसी नए इंसान की तलाश थी। ये मैं क्या सुन रही थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे पैसे, मेरा फेम, मेरी पॉपुलैरिटी सब अचानक से मुझसे ले लिया जा रहा था, वो भी किसी नई आई लड़की के लिए। मैं ये सब कितने समय से कर रही थी। मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत में किसी ने मुझे बताया था कि उसकी कोई दोस्त कॉकरोच के अंडों का कोई दवाई लेती है पतले होने के लिए। उस समय तो मैं सिर्फ हंसती थी, पर अभी मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं ये कर दूंगी, अपनी ड्रीम जॉब वापस पाने के लिए। क्या तुमने कभी कोई बेवकूफी वाला काम किया है? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो किसी सिचुएशन से निकलने के लिए? ये सब बहुत घिनौना था क्योंकि मुझे कीड़ों से नफरत थी। मैं कांप रही थी, रो रही थी और काफी समय तक फैसला नहीं कर पाई कि मैं करना क्या चाहती हूँ। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं होता था कि ऐसी कोई दवाई भी आती है, पर अब मैं जानती थी और अब मुझे फैसला भी लेना था। मैंने हिम्मत जुटाई और उल्टी आने वाली थी, पर मैंने पहली दवाई मुंह में डाली, फिर दूसरी और उसके बाद 6 और। मुझे लगा कि ज्यादा खाऊंगी तो जल्दी पतली हो जाऊंगी। कितनी बेवकूफ थी ना मैं। और ऐसा ही हुआ। 2 हफ्ते बाद मैंने 8 किलो वजन घटा लिया। उन्होंने मुझे वापस भी ले लिया। कहा कि मैं जितनी अच्छी दिखती थी उससे भी बेहतर दिखने लग गई हूँ। मुझे बस एक बात से तकलीफ थी। मेरी बहन कहती रहती थी कि मैं बीमार लगती हूँ, पर उसे क्या पता मॉडलिंग में क्या जरूरी है। यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी कह दिया कि वो मुझसे जलती है और मैंने ये सब खुद हासिल किया था। काश मुझे उस समय समझ आता कि मैं कितनी गलत हूँ और मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। जिस दिन मेरा शो था, बस मेरे मॉडलिंग करियर का सब कुछ फैसला होने ही वाला था, मुझे अचानक से अपने पेट में बहुत दर्द हुआ और उल्टी आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, तो मैं अपने बैग में दवाई ढूंढने लग गई जिससे बस दर्द ठीक हो जाए। तभी अचानक से मुझे याद आया उन दवाइयों के बारे में जो मैंने 1 महीने पहले खाई थी वजन घटाने के लिए। क्या होता अगर वो कॉकरोच के अंडे बड़े होकर मेरे पेट में कॉकरोच बनकर रहने लग गए? मैं डर गई और सोचने लगी कि आज क्यों? क्या मैंने अपनी जान ही गंवा दी अपनी सक्सेस के लिए? मैं ये सोच सोचकर पागल हो रही थी। इससे भी ज्यादा मैं ये सोच रही थी कि मेरे पेट में अब अगर कीड़े हैं तो मैं उनका क्या करने वाली हूँ। अगर उन्होंने ही मुझे अंदर से खाना शुरू कर दिया तो क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? नहीं, आखिर मैंने ये सब अपने मॉडलिंग करियर के लिए सहा था। तो मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, अपने पेट के दर्द के बारे में नहीं सोचा और बाहर चली गई स्टेज पर। मैं अभी आधा रास्ता ही गई थी कि अचानक से मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। मैं खुश होने ही लगी थी कि मेरा सर बहुत जोर से चकराने लग गया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और मैं बेहोश हो गई। मैं हॉस्पिटल में उठी। मैं नहीं समझ पा रही थी क्या हो रहा है और मेरे पेट में उस दिन से भी ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरे साइड पर डॉक्टर खड़ा था। मैं उनको देखकर रोने लग गई और बताने लगी कि कैसे मुझे वजन घटाना था, मैंने कैसे दवाई खाई और अब शायद मेरे अंदर कॉकरोच रह रहे हैं और मुझे अंदर से ही खा रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी पर बहुत शर्मिंदा थी। डॉक्टर ने उन दवाइयों को देखा और हंसने लगा और मुझे सब समझाया। दरअसल बात ये है कि उन दवाइयों में कोई अंडे नहीं थे, वो सिर्फ नौटंकियां थी। मेरे पेट में दर्द इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं था। 1 महीने के लिए मैं डाइटिंग कर रही थी और मेरा शरीर थक चुका था। शुक्र है कोई कीड़ा मुझे अंदर से नहीं खा रहा। यहाँ तक कि कॉकरोच तो फैट खाते भी नहीं है और अगर कॉकरोच होते भी तो भी वो इंसान के पेट में जिंदा नहीं रह सकते। मैं शर्मिंदा थी इस सब बेवकूफी के लिए। शायद मैं अपनी समझ ही खो बैठी थी अपने लालच के पीछे। कुछ घंटे बाद मेरी बहन मुझसे मिलने आई। जब उसने मुझे देखा तो वो रोने लगी और मुझसे भीख मांगने लगी कि मैं मॉडलिंग छोड़ दूं क्योंकि इससे मेरी जान पर खतरा है। उस समय मुझे याद आया
कि मैं कितनी चिंतित थी जब मेरी बहन हॉस्पिटल में थी और मैं मॉडल सिर्फ उसे बचाने के लिए बनी थी, करियर बनाने के लिए तो कभी नहीं। ऐसा भी क्या करियर जिससे तुम खुद की ही बलि चढ़ा दो और अपने चाहने वालों को परेशान करो। 1 हफ्ते बाद मैं बेहतर हो गई। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी और कॉलेज चली गई और एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने लगी। मेरी बहन और मेरा रिश्ता भी बेहतर हो गया और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग गए। हाँ, मैंने बेवकूफ़ी करी थी जिससे हम दोनों के रिश्ते पर दरार आ सकती थी, पर अब सब ठीक है और हम दोनों खुश हैं। आशा करती हूँ तुम ऐसी गलती अपनी जिंदगी में ना करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी कई कहानियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बाय।